बहुत समय पहले की बात है। गोरखपुर नाम के एक गांव में मोहनलाल अपनी पत्नी सावित्री और बेटी मीरा के साथ रहता था। सावित्री काफी बड़ी हो गई थी, इसलिए उसके माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन लड़के वाले मीरा को देखने उनके घर आते हैं। हमें तो लड़की पसंद है मनीष की माँ। अगर तुम्हें मीरा से कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। हाँ। अच्छा बेटी मीरा, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। और बताओ, तुम्हें किसी चीज का खास शौक हो तो? जी, वो मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक है। आसपास की सभी औरतें हमेशा मुझसे ही मेहंदी लगवाती हैं। अरे, मेहंदी लगाने और लगवाने का तो इसे बचपन से ही शौक है। जब मैं अपनी मेहंदी लगवाती थी तो ये पहले अपने हाथ आगे कर देती थी कि माँ, मुझे भी मेहंदी लगानी है। मनीष और मीरा का रिश्ता पक्का हो जाता है और जल्द ही मीरा की मेहंदी की रात भी आ जाती है। अरे लड़कियों, तुम क्या यहाँ बैठी हंसी मजाक कर रही हो? बहुत काम पड़े हैं, पहले उनको कर लो और फिर मीरा के हाथों में मेहंदी भी तो लगनी है। आज तो मेरा दिन है। माँ, मैं पहले ही बोल देती हूँ कि पूरे हाथ भर भर कर मेहंदी लगवाऊंगी। अरे हाँ बेटी, तेरा जो मन हो तू वो कर। आखिर कल तेरी शादी है, फिर तू चली जाएगी हमें छोड़कर। माँ, अब रोना मत। ठीक है बेटी, नहीं रो रही बस। रात हो जाती है। मीरा अपने हाथों में बड़ी ही सुंदर मेहंदी लगाती है। मीरा मेहंदी से भरे भरे हाथों को देखकर बड़ी ही खुश होती है। मीरा और मनीष की शादी को 2 साल हो जाते हैं और उसका एक प्यारा सा बेटा होता है। सब बहुत खुशी से रह रहे होते हैं, पर एक दिन मनीष को काम से बाहर जाना पड़ता है और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। मीरा को इस बात का इतना सदमा लगता है कि वो तो पागल सी हो जाती है, पर उसके सास ससुर उसे बेटी की तरह प्यार देते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं, पर मीरा की वही हालत होती है। मनीष के मरने के बाद घर के हालात बहुत ही बिगड़ जाते हैं। आज खाने में क्या बनाया है बहू? घर में आटा और सब्जी खत्म हो गए हैं, इसलिए आज मैंने खाने में बस चावल बनाए हैं। हम अचार से ही खा लेंगे। मनीष के जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया है। वो था तो किसी चीज की कमी नहीं थी। तुम्हारे ससुर जी को भी कोई इस उम्र में काम पर नहीं रखता। समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। अब तो सारे जमा किए हुए पैसे भी खत्म होने वाले हैं। अगर आप बुरा न माने तो मेरे पास एक उपाय है। हाँ बहू, बोलो ना, क्या उपाय है? आपको तो पता ही है कि मुझे मेहंदी लगाने का कितना शौक है। मैं तो अब कभी अपनी मेहंदी नहीं लगा सकती, पर दूसरों को लगाकर पैसे तो कमा सकती हूँ। पर लोग क्या बोलेंगे? माँ, हमारे घर में खाने को नहीं है तो क्या लोग दे जाएंगे? बताओ। नहीं ना, हमें अपने बारे में खुद ही सोचना होगा। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे जो पास में दुकान खाली पड़ी है, तुम वहाँ अपना काम शुरू कर सकती हो। उसमें कोई किराएदार तो आ नहीं रहा वैसे भी। ठीक है माँ। अगले ही दिन मीरा दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देती है। यहाँ मेहंदी लगाई जाती है और वहाँ मेहंदी की कीप लेकर बैठ जाती है। आते जाते काफी औरतों की नजर उस बोर्ड पर पड़ती है। अरे वाह, मीरा ने तो मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दिया। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि ये बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। करवा चौथ आने वाला है, मैं तो इसी से मेहंदी लगवाऊंगी। ऐसी बात है तो मैं भी इसी से ही मेहंदी लगवाऊंगी। काफी औरतें मीरा से मेहंदी लगवाने आने लगती हैं। मीरा सबके बहुत ही सुंदर सुंदर मेहंदी लगाती है और कुछ ही दिन में मीरा की मेहंदी के चर्चे सब जगह होने लगते हैं। मीरा मेहंदी लगा लगा कर खूब पैसे कमाने लगती है और धीरे धीरे उसके घर के हालात सुधरने लगते हैं। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाला होता है। माँ, आज मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी। करवा चौथ आने वाला है तो आजकल ज्यादा काम होता है। ठीक है बहू। मीरा दुकान पर जाती है और वहाँ औरतों की पहले से ही काफी भीड़ होती है। मीरा को सबके मेहंदी लगाते लगाते काफी रात हो जाती है। मीरा सुनसान रास्ते से अकेले घर आने लगती है। वो जैसे ही रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी एक ट्रक तेजी से आता है और मीरा टक्कर खाकर सीधा झाड़ियों में गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। मार डाला मुझे, अब मेरे सास ससुर और बच्चे का क्या होगा? वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? अब वो कहाँ से अपना पेट भरेंगे? सुबह हो जाती है और मीरा चुड़ैल से बदलकर इंसान का रूप ले लेती है और अपने घर जाती है। पूरी रात कहाँ थी तू? हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। तेरा बेटा भी बहुत रो रहा था। वो माँ, काम बहुत ज्यादा था तो मैंने सोचा इतनी रात को घर जाने से अच्छा है मैं दुकान में ही सो जाती हूँ। अपना ध्यान रखा कर बहू, काम के चक्कर में खुद को बीमार मत कर लियो। जी माँ। मीरा दोपहर में फिर से दुकान पर जाकर मेहंदी लगाने लगती है। पूरा दिन वो औरतों की मेहंदी लगाती है और शाम होने से पहले घर जाकर खा पी कर सो जाती है। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और मीरा के सच के बारे में किसी को पता नहीं चलता। एक दिन मीरा को मेहंदी लगाते लगाते काफी देर हो
वो जल्दी से घर जाती है, पर घर पहुंचने से पहले ही वो चुड़ैल में बदल जाती है। उसे कोई ऐसे देख न ले, इसलिए वो घूंघट करके घर में जाती है और चुपके से अपनी सास के बगल से अपने बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और कुंडी लगाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा की सास आकर दरवाजा खटखटाने लगती है। कौन है? मैं हूँ बहू, तुम आकर कब सो गई पता भी नहीं चला। चलो खाना खा लो पहले, फिर सोना। माँ, वो मैंने दुकान पर समोसे खा लिए थे, मैं बहुत थक गई हूँ माँ, इसलिए सोना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तू सो जा, अब से मुझे जल्दी घर आना होगा, वरना सबको मेरे बारे में पता लग जाएगा। अगले दिन से मीरा रोज सुबह दुकान पर औरतों की मेहंदी लगाती है और चुड़ैल के रूप में बदलने से पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वो रोज ऐसा ही करती है, पर एक दिन उसकी दुकान पर एक सरिता नाम की औरत आती है। मेरे घर में शादी है, आप जल्दी से मेरी मेहंदी लगा दो। पर अब तो शाम होने वाली है, मैं नहीं लगा सकती। मैं आपको पूरे 2000 रुपए दूंगी। 2000? ठीक है, मैं लगाती हूँ। मीरा उस औरत की मेहंदी लगाने लगती है और उसे काफी देर हो जाती है। मीरा को अब चिंता होने लगती है, रात होने वाली है, मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना मैं वापस अपने चुड़ैल के रूप में आ जाऊंगी। अरे क्या सोच रही हो मीरा, जल्दी जल्दी मेहंदी लगाओ। वो मुझे घर जल्दी जाना होगा, मेरी सास को मेरी चिंता हो रही होगी। अरे तुम भी क्या सास के बारे में सोच रही हो, वो बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल माँ जैसी। मेरे पति के मरने के बाद उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटी की तरह रखा। मेरा भी तो फर्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। अब मुझे इसलिए जाना होगा। एक हाथ पर मेहंदी आप कल लगवा लेना, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, ये लो पैसे। मीरा जल्दी से दुकान बंद करती है और अपने घर जाने लगती है। रास्ते में मीरा को सरिता का शराबी पति मिल जाता है, जो उसे छेड़ने लगता है। अरे मीरा, कहाँ जा रही है? तू इतनी सुंदर और देख, तुझे अपना जीवन अपने पति के बिना ही गुजारना पड़ रहा है। चल आ, मेरे साथ बैठकर कुछ बातें कर ले। मीरा को इतना गुस्सा आता है कि वो वापस चुड़ैल का रूप लेती है। मीरा, तू चुड़ैल कैसे बन गई? हे भगवान, कहीं मुझे ज्यादा तो नहीं चढ़ गई? मैं मीरा भी हूँ और चुड़ैल भी, और मेरी बात कान खोलकर सुन ले कि अगर तूने दोबारा किसी औरत को छेड़ा तो मैं तेरी गर्दन तेरे शरीर से अलग कर दूंगी। मुझे माफ कर दो रे, मैं अब कभी गलती से भी किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। वो शराबी आदमी मीरा को चुड़ैल के रूप में देखकर बुरी तरह डर जाता है और सीधा घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। लगता है तुमने आज ज्यादा पी ली है, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। मैं अभी अभी उससे मेहंदी लगवा कर आ रही हूँ और उसे देर हो रही थी, इसलिए उसने मेरे एक हाथ पर ही मेहंदी लगाई। वो बोल रही थी कल आकर दूसरा हाथ लगवा लेना। अरे सरिता, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारी कसम। वो मीरा एक चुड़ैल है, चुड़ैल। तुम उसके पास मत जाना है, वरना वो तुमको मार डालेगी। आप मेरी कसम खा रहे हो तो आप सच ही बोल रहे होगे, पर मीरा एक चुड़ैल है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे आज वो बहुत परेशान थी और बार बार बोल रही थी कि मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। अच्छा, मतलब वो रात होने पर चुड़ैल में बदल जाती है। एक काम करना, तुम कल उसे रात तक वहाँ रोक कर रखना और कुछ औरतों को भी अपने साथ लेकर जाना। सरिता ऐसा ही करती है। अगले दिन वो जबरदस्ती मीरा को रोक कर रखती है। रात होने लगती है और मीरा को घर जाना होता है, पर सरिता और उसकी सहेलियां उसे जाने ही नहीं देती। आखिरकार रात हो जाती है और मीरा एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल को देखकर सारी औरतें बुरी तरह चिल्लाने लगती हैं। मुझसे डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। अरे मीरा, तुम सच में एक चुड़ैल हो? मतलब मनीष ने एक चुड़ैल से शादी की थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मीरा सारी बात सभी औरतों को बताती है कि कैसे उस ट्रक वाले ने टक्कर मार दी और वो मर गई। उसके बाद वो अपने सास ससुर और बच्चे के लिए औरतों को मेहंदी लगाती है ताकि उनका पेट भर सके। आज के जमाने में तुम्हारी जैसी बहू भी होती है, कभी देखा नहीं था, जो मरने के बाद भी उनके लिए ये सब कर रही है। उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मनीष के बाद बस मैं ही तो हूँ जो उनका ध्यान रख सके। मैं बस तुम सबसे इतना चाहती हूँ कि इसके बारे में उनको कभी पता न चल पाए कि मैं मर चुकी हूँ, वरना वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं,
हम ऐसा नहीं करेंगे। मीरा मर चुकी है, इसके बारे में कोई भी उसके ससुराल वालों को नहीं पता था और मीरा ऐसे ही मेहंदी लगा लगा कर अपना घर चलाती रहती है। चंदन नगर में मोहन नाम का एक आदमी रहा करता था और ठीक उसी के घर के सामने वाले मकान में मोहन का दोस्त धीरू रहा करता था। एक दिन की बात है, मोहन मीना नाम की लड़की से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। मीना बहुत ही सुंदर लड़की थी। क्या बात है मोहन, यार तुम तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। क्यों? अरे भाई, शादी की उम्र हो गई तो मैंने सोचा कि टाइम से शादी कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब धीरू भाई, आप भी अपनी शादी का नंबर लगा ही दो, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की पसंद करते करते आपकी शादी की उम्र निकल जाए। धीरू को मोहन की बात अच्छी नहीं लगती और वो अपने घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन धीरू मोहन के घर आता है और मोहन से बोलता है, अरे यार, भाभी के हाथ की एक कप चाय तो पिला दे। ऐसा बोलकर धीरू मीना को घूर घूर कर देखने लगता है और मन ही मन सोचता है, अरे इस मोहन को इतनी सुंदर बहू कहाँ से मिल गई? ऐसी सुंदर बहू मुझे मिल जाए तो मेरे मजे आ जाएं। अरे धीरू जी, आप किस सोच में पड़ गए? ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। धीरू जी, आपको भी शादी कर ही लेनी चाहिए। हाँ यार धीरू, तू भी अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि कुछ टाइम बाद तुझे लड़की नहीं किसी बुढ़िया से शादी करनी पड़े। ऐसा बोलकर मोहन और उसकी पत्नी मीना जोर जोर से हंसने लगते हैं। धीरू को मोहन की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर बड़बड़ाने लगता है, इस मोहन के बच्चे को तो देख लूंगा मैं, और अब तो मैं किसी और से नहीं, किसी की पत्नी से शादी करूंगा। हाँ। मोहन की शादी को कुछ साल बीत जाते हैं। अब तो मोहन और मीना की एक प्यारी सी 5 साल की बेटी भी होती है। एक दिन धीरू अपने घर से काम पर जाने के लिए बाहर निकलता ही है कि तभी मोहन धीरू से बोलता है, अरे धीरू भाई, अब तो मेरी 5 साल की बेटी भी हो गई। अरे अब तो लड़की देखकर शादी कर ले, फिर कम से कम तुझे घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा और बना बनाया घर का खाना भी टाइम पर मिलेगा। तभी वहाँ मोहन की बेटी खुशबू आ जाती है। मोहन अपनी बेटी खुशबू को बहुत प्यार करता है और काम से आते वक्त उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट और खिलौने लेकर आता है। एक दिन की बात है, मोहन रात के वक्त काम खत्म करके घर जा रहा होता है कि तभी धीरू मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार में चलाते हुए मोहन को टक्कर मारते हुए वहाँ से भाग जाता है। मोटरसाइकिल से टक्कर लगने की वजह से मोहन की उसी समय मौत हो जाती है। मीना को मोहन की मौत का पता चलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मोहन को मरे हुए कुछ समय बीत जाता है, पर खुशबू रोज अपने पापा मोहन को याद करके बहुत रोती और माँ से बोला करती है, माँ, पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? माँ, मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है, मुझे भी पापा के पास जाना है। तभी वहाँ धीरू आ जाता है और बोलता है, अरे खुशबू बेटी, ऐसे नहीं बोलते, और मैं हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। फिर धीरू मीना से बोलता है, अरे मीना भाभी, कब तक मोहन की याद में ऐसे आंसू बहाओगी? अरे जरा अपना और अपनी बेटी का तो ख्याल रखो। देखो तो क्या हालत हो गई है दोनों की। धीरू जी, आप हम दोनों का कितना ध्यान रखते हो, पर मैं क्या करूं? अपनी बेटी खुशबू को कैसे समझाऊं? वो तो बस आए दिन अपने पापा को याद करके रोती रहती है। भाभी, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ, कहो, क्या बात है? भाभी, कब तक ऐसे रोकर जीवन बिताओगी? आप मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी करके खुशबू बेटी को अपने पापा मिल जाएंगे और आपको ऐसे अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा। फिर धीरू अपनी मीठी मीठी बातों में मीना को फंसा लेता है और कुछ ही दिनों में मीना से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। मगर धीरू से शादी करने के बाद मीना का ध्यान बस और बस अपनी बेटी पर होता है। जब भी धीरू मीना के करीब आने की कोशिश करता तो खुशबू वहाँ जाती। एक दिन धीरू मीना से बोलता है, मीना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलें, और तुम खुशबू की जरा भी चिंता मत करना, उसे हम पड़ोस वाली शीला ताई के पास छोड़ जाएंगे। फिर कुछ ही दिनों में तो हम घूमकर वापस घर ही आ जाएंगे। ये कैसी बातें करते हो आप? मैं अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर धीरू को बहुत गुस्सा आता है
धीरू मन ही मन बोलता है। उस मोहन का तो मैंने काम तमाम कर दिया, पर अब इस खुशबू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। लगता है इसे भी इसके बाप के पास भेजना पड़ा। अगले दिन मीना धीरू से बोलती है, अजी मैं बाजार जा रही हूँ, आप खुशबू का ध्यान रखना और जब वो सोकर उठे तो उसे कुछ खिला देना। मीना के बाजार जाते ही खुशबू नींद से उठ जाती है और धीरू से बोलती है, धीरू अंकल माँ कहाँ है? धीरू अंकल मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये अंकल अंकल क्या लगा कर रखा है? मैं तेरा पापा हूँ पापा, और अब से मुझे पापा ही बोलना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। आप मेरे पापा नहीं हो सकते, मेरे पापा तो बहुत ही अच्छे थे, वो मुझे कभी भी नहीं डांटते थे और हमेशा मुझे प्यार करते थे। अच्छा तो तू मुझे पापा नहीं बोलेगी तो फिर तुझे खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, समझी? धीरू की डांट से खुशबू जोर जोर से रोने लगती है कि तभी मीना बाजार से घर आती है। खुशबू मीना को सारी बात बताती है। मीना धीरू से गुस्से में बोलती है, धीरू जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरी बेटी को रुलाया और उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया। ऐसा बोलकर मीना खुशबू को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। धीरू गुस्से में बड़बड़ाने लगता है, इस खुशबू ने तो मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। आज इसकी वजह से मीना भी मुझसे गुस्सा हो गई, इसका तो कुछ करना ही होगा। शाम को जब खुशबू बाहर आंगन में खेल रही होती है तो धीरू खुशबू के पास आता है और खुशबू को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे नदी में फेंककर वहां से भाग जाता है। खुशबू नदी में डूबते हुए अपने पापा मोहन को पुकारने लगती है कि तभी वहाँ एक डरावना भूत आ जाता है और खुशबू को नदी से बाहर निकाल लेता है। हे भगवान, ये भूत मुझे खा जाएगा। पापा 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 मुझे बचा लो, इस भूत से मुझे बचा लो पापा। बेटी मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। अरे कोई बाप अपनी बेटी को कैसे कुछ कर सकता है? अरे बेटी मैं तुम्हारा पापा हूँ, मोहन। फिर भूत अपने भूतिया रूप से मोहन के रूप में बदल जाता है। खुशबू जैसे ही अपने पापा को देखती है तो उनके गले लग जाती है। बेटी मुझे ये बताओ कि आखिर इस नदी में तुम्हें किसने फेंका? फिर खुशबू अपने पापा को धीरू के बारे में सब बताती है। पापा धीरू अंकल बहुत बुरे हैं, वो आए दिन मुझे डांटते रहते हैं। पापा मुझे उनके साथ उनके घर में नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। उस धीरू की इतनी हिम्मत, उसने मुझे तो मार डाला और अब वो मेरी बेटी को मारना चाहता है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बेटी तुम घर जाओ और जब भी तुम्हें मेरी याद आए या धीरू अंकल तुम्हें परेशान करें तो मुझे पुकार लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर खुशबू खुशी खुशी घर आ जाती है। खुशबू को घर आता देख धीरू के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में बोलता है, ये नदी से बाहर बचकर कैसे आ सकती है? इसे तो मैंने अपने हाथों से नदी में फेंका था। फिर धीरू गुस्से से खुशबू के पास जाता है और मौका देखकर उसे कमरे में ले जाता है। नदी से तो तू बचकर बाहर निकल आई, पर अब मेरे हाथों से तुझको कौन बचाएगा? अभी मैं तेरा गला दबाकर तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचाता हूँ। जैसे ही धीरू खुशबू का गला दबाता है तो खुशबू जोर जोर से पापा पापा चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर एक डरावना भूत आ जाता है। भूत को देखते ही धीरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डर से थर थर कांपने लगता है। धीरू तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी का गला दबाए, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। कमरे से आवाज सुनकर मीना वहाँ आ जाती है और भूत को देखते ही मीना के होश उड़ जाते हैं। अरे भूत भाई मुझे छोड़ दो। अरे आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे मारने पर तुले हो? खुशबू भागकर भूत के पास जाती है और बोलती है, ये भूत ही मेरे पापा हैं। पापा आप इन अंकल को छोड़ना मत, ये मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहते थे। बेटी ये क्या बोल रही हो? और ये भूत तुम्हारा पापा कैसे हो सकता है? मैं मोहन हूँ। इस धीरू ने मुझे अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर मार डाला था। धीरू जी आखिर आपने ऐसा क्यों किया और इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इन्हें मार डाला और अब आप मेरी बेटी को मारना चाहते हो? बता आखिर क्यों किया तूने ऐसा? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शुरू से ही मीना पर मेरी नजर थी, इसलिए मैंने मोहन को मार डाला ताकि मैं मीना से शादी कर सकूं।
फिर भूत गुस्से में आकर धीरू का गला दबाकर उसे मार डालता है। बेटी अब मुझे जाना होगा, मगर जब कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो बस मुझे याद कर लेना। भूत अपनी बेटी का माथा चूमता है और वहाँ से गायब हो जाता है।